हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सुरेश कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एबीएसटी, आर एन नूरिया गवर्नमेंट कॉलेज, रामगढ़, शेखावाटी। डियर स्टूडेंट्स, आपको ऑपरेशन रिसर्च में एक महत्वपूर्ण टॉपिक में आपको पढ़ा रहा हूँ और टॉपिक का नाम है गेम थ्योरी। इस टॉपिक में आपने अभी तक मेरे 9 लेक्चर आप पढ़ चुके हैं, जिसमें मैंने क्रमशः आपको 2 पर्सन जीरो सम गेम, बेसिक्स ऑफ गेम थ्योरी, ओडोमेंट्स मेथड अर्थात 2x2 गेम्स, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस के आधार पर 2x2 गेम्स, फिर आपने 2 × n गेम्स पढ़े तथा m गुना 2 गेम्स आपने पढ़े, और ऐसे गेम भी पढ़े जिसमें कोई शटल पॉइंट था और शटल पॉइंट नहीं थे, ऐसे गेम्स भी आपने पढ़े। मैं आपको आज गेम थ्योरी का महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, जो है m गुना n खेल। अर्थात हमारे स्तंभ खिलाड़ी के पास भी 3 से अधिक विकल्प हों, 3 या 3 से अधिक विकल्प हों, और हमारी जो रो प्लेयर है उसके पास भी 3 या उससे अधिक विकल्प हों। अतः प्रिय विद्यार्थियों, जब प्रत्येक खिलाड़ी को 3 या ज़्यादा विकल्प उपलब्ध होते हैं और खेल में कोई साम्य बिंदु नहीं होता है, तब खेल को प्रभाविता की अवधारणा द्वारा नहीं हम छोटा कर सकते हैं। अर्थात हमारे पास मिनिमम 3 कॉलम और 3 रो रह गए हैं, या इनसे अधिक कॉलम और रो रह गए हैं, तो ऐसे खेल को हम केवल रेखीय कार्यक्रम विधि से हल कर सकते हैं। खेल सिद्धांत का रेखीय प्रोग्रामिंग विधि से गहरा संबंध होता है, क्योंकि प्रत्येक 2 व्यक्ति शून्य योगफल खेल को रेखीय प्रोग्रामिंग द्वारा अभिव्यक्त कर हल किया जा सकता है, और प्रत्येक रेखीय प्रोग्रामिंग को खेल द्वारा हम प्रस्तुत भी कर सकते हैं। अतः जब प्रत्येक खिलाड़ी को 3 या ज़्यादा विकल्प उपलब्ध होते हैं, तब रेखीय प्रोग्रामिंग विधि एक उपयुक्त विधि मानी गई है। साधारण शब्दों में आपसे मैं ये कहूँ कि अगर आपका कोई ऐसा खेल है जिसमें न तो शटल पॉइंट आया, न आप उस गेम को 2x2 में कन्वर्ट कर पाए, प्रभाविता सिद्धांत के अनुसार एक्स्ट्रा कॉलम नहीं कट रहा है, एक्स्ट्रा रो नहीं कट रही है, 2 गुना n में भी नहीं हो रहा हो, n गुना 2 में भी नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में हमारे m गुना n खेल को एक मात्र विकल्प बचता है लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड, अर्थात सिंप्लेक्स विधि से हम उसका आसानी से हल निकाल सकते हैं। तो आज के लेक्चर में रेखीय प्रोग्रामिंग विधि के द्वारा हम m गुना n खेल कैसे हल करें वो समझना है, जिसका मेथड इस प्रकार से है। गेम मैट्रिक्स में यदि कोई मूल्य ऋणात्मक है, तब सबसे बड़े ऋणात्मक मूल्य के बराबर या उससे बड़ी धनराशि, जिसको हम k मान सकते हैं, प्रत्येक मैट्रिक्स में जोड़कर सभी पे ऑफ धनात्मक कर लेंगे। मैं आपको दूसरे शब्दों में ये कह सकता हूँ कि आप रो मिनिमा निकालते हैं और कॉलम मैक्सिमा निकालते हैं, तो रो मिनिमा में मैक्सिमम और कॉलम मैक्सिमा का मिनिमम जो संख्याएं होती हैं उनके बीच में हमारी वैल्यू ऑफ गेम होती हैं। तो आपने जो भी रो मिनिमा निकाला है उसमें मैक्सिमम जो संख्या आपने ली है माइनस की, हम उसको के मान सकते हैं, या के मोर देन इक्वल टू सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या के रूप में आप मान लीजिए। नंबर 2, स्तंभ खिलाड़ी अपने विकल्पों को x1, x2, x3 के अनुपात में तथा पंक्ति खिलाड़ी अपने विकल्पों को y1, y2, y3 के अनुपात में उपयोग करेगा। अर्थात x1 + x2 + x3 = 1, अर्थात इनका योग 1 माना जाएगा, और यह y1, y2, y3 जो हमारे पंक्ति खिलाड़ी हैं उसकी लागतें हैं =1 हम मानकर चलेंगे। नंबर 3, खेल का मान v माना जाएगा। स्तंभ खिलाड़ी के कॉन्स्टेंट्स और पंक्ति खिलाड़ी कॉन्स्टेंट्स इस प्रकार से होंगे। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ स्तंभ खिलाड़ी के प्रतिबंध, जिनको हम सब्जेक्ट टू के नाम से जानते हैं। मैंने यहाँ डॉट लगाया है, यहाँ पर हमारे क्वेश्चन के हिसाब से जो गुणांक है वो लिख देंगे। तो x1 + x2 + x3 <= v, x1 + x2 + x3 <= v, ये सेकंड समीकरण के लिए हो गया। अगर थर्ड समीकरण है तो x1 + x2 + x3 <= v, फोर्थ है तो उसी प्रकार से हम आगे बढ़ाएंगे। ये जो संख्या मैंने डॉट लगा छोड़ा है, इनको हम हमारी क्वेश्चन के हिसाब से जो गेम मैट्रिक्स में गुणांक है वो हम लिख लेंगे। अगर हमारा रो प्लेयर के लिए हल करें तो ये जो डॉट संख्या है ये गुणांकों के लिए है जो आपके गेम मैट्रिक्स में दे रखे हैं। y1 + y2 + y3 <= v, y1 + y2 + y3 <= v, y1 + y2 + y3 <= v, ये हमारे रो प्लेयर के लिए गेम मैट्रिक्स जो है कि प्रतिबंध है वो इस प्रकार से हमने बनाए हैं।
स्टेप नंबर 4, खेल का मान v मोर देन 0 होता है, अतः उपरोक्त प्रत्येक समीकरण में v का भाग देकर नए कॉन्स्टेंट्स प्राप्त किए जाते हैं। अर्थात x1 में हम v का भाग देंगे तो x डॉट 1 हो जाएगा, x2 में आप v का भाग देंगे तो x2 डॉट हो जाएगा। इसी प्रकार से x3 में भी ये काम करना है। और अगर आपने पंक्ति खिलाड़ी के लिए लिया है तो y1 में v का भाग दे करके y1 डॉट या y2 में v का भाग दे लेते, इस प्रकार से हम नया मान निकालेंगे। अर्थात हमारे जो प्रत्येक समीकरण जो मैंने आपको स्टेप 3 में बताए थे, प्रत्येक में आपको v का भाग देना है। स्टेप नंबर 5, स्तंभ खिलाड़ी की रेखीय समस्या सदैव मैक्सिमाइजेशन की बनेगी तथा पंक्ति खिलाड़ी की रेखीय समस्या सदैव मिनिमाइजेशन की बनेगी, जो इस प्रकार से होगी, जो मैंने आपके लिख दिए। फॉर कॉलम प्लेयर मैक्सिमाइज x0, मैक्सिमाइज x0 इक्वल टू है x1 प्लस x2 प्लस x3, x1 प्लस x2 प्लस x3 लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 1। और तीसरे समीकरण में भी ऐसे ही x1 प्लस x2 प्लस x3 लेस देन इक्वल टू 1। ये जो जगह मैंने छोड़ रखी है, ये हमारी जो गुणांक हैं गेम मैट्रिक्स के, वो हम लिखेंगे। और चूंकि हमने v में v का भाग दे दिया तो ये संख्या हमारी 1 बन गई है, तो लेस देन इक्वल टू 1 हमारी मात्रा बन जाएंगी। x1 x2 x3 मोर देन इक्वल टू 0। तो ये कॉलम प्लेयर के लिए हमारी सिंपलेक्स के हिसाब से गणितीय समस्या बन जाएगी। और अगर आप रो प्लेयर के हिसाब से हल करना चाहते हैं सवाल, तो मिनिमाइज करना होगा आपको। मिनिमाइज y0 इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 और सब्जेक्ट टू y1 प्लस y2 प्लस y3 मोर देन इक्वल टू 1। और सेकंड समीकरण में इस प्रकार से, थर्ड समीकरण में इस प्रकार से बना लेंगे। और जो मैंने जगह छोड़ रखी है, ये हमारे गेम मैट्रिक्स के जो गुणांक हैं वो हमें उतारने हैं। और y1 y2 y3 मोर देन इक्वल टू 0। तो अगर हमारे पास 3 समीकरण हैं तो ये 3 बन जाएंगी, और अगर 4 का है तो ऐसे हम 4 समीकरण बनाएंगे। स्टेप नंबर 6, सिंप्लेक्स तालिका में मान रखकर व आवश्यकता अनुसार सरप्लस व स्लैक वेरिएबल जोड़कर या घटाकर सिंप्लेक्स विधि से हम हल निकाल लेते हैं। आपने रेखीय प्रोग्रामिंग विधि जो मैंने आपको पढ़ाई थी सबसे पहले, उसमें बताया था कि सरप्लस वेरिएबल क्या है और स्लैक वेरिएबल क्या है। एक बार मैं पुनः आपको बता दूं, हमें इनको जोड़कर या घटाकर मैंने शब्द यूज किया है, तो कहाँ जोड़ना है कहाँ घटाना है ये आपको याद आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप मेरे लीनियर प्रोग्रामिंग के सिंप्लेक्स मेथड के लेक्चर्स जो हैं वो आप देख करके रिन्यू कर सकते हैं। तो हम इनको सिंप्लेक्स विधि से हल निकाल सकते हैं। स्टेप नंबर 7, अंतिम अनुकूलतम तालिका का कुल लाभांश या लागत x0 या y0 कहलाता है, जिसके खेल का मान इस प्रकार निकालते हैं। जिससे तो v इक्वल टू 1/x0 माइनस के या v बराबर 1/y0 माइनस के। अर्थात हम 1 में x0 का भाग देंगे और जो हमने डमी संख्या k जोड़ दी थी, जो मैंने स्टेप नंबर फर्स्ट में बताई थी आपको, वह मूल्य जो पहले जोड़ा गया था, अर्थात ऋणात्मक संख्या को हटाने के लिए हमने जो k का मान लिया था वह घटा दीजिए आप, तो वैल्यू ऑफ गेम आ जाएगा। फिर आता है अनुपात निर्धारण। अंतिम तालिका की मात्रा में कुल लाभांश या लागत जो x0 या y0 आपने ज्ञात की है का भाग देकर अनुकूलतम अनुपात निकाल ली जाते हैं, जो प्रत्येक खिलाड़ी की मिश्रित व्यूहरचना कहलाती है। द्वैत समस्या के द्वारा अर्थात ड्यूल प्रॉब्लम बनाकर आप दूसरे खिलाड़ी के अनुकूलतम अनुपात भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम गेम थ्योरी का m गुणा n, कोई भी गेम मैट्रिक्स आ गई है जो जिसमें कोई साम्य बिंदु नहीं है, जो 2/2 से हल नहीं हो सकती है, जो m गुणा 2 से हल नहीं हो सकता है या 2 गुणा n से हल नहीं हो सकता है, ऐसे खेल जिसमें प्रत्येक खिलाड़ी के पास 3 या 3 से अधिक विकल्प हैं, चाहे वो रो प्लेयर हो चाहे वो कॉलम प्लेयर हो, तो इन 8 स्टेप्स के द्वारा रेखीय प्रोग्रामिंग विधि से आप उस सवाल को कन्वर्ट कर लीजिए। और फिर जो सिंप्लेक्स मेथड आपने पढ़ा है उसके आधार पर हम गेम थ्योरी में वैल्यू ऑफ गेम निकाल सकते हैं और हमारे रो प्लेयर और कॉलम प्लेयर के मिक्स्ड स्ट्रेटजी क्या होगी वो अनुपात हम आसानी से ज्ञात करके दिखा सकते हैं। आपको कंप्लीट सिंप्लेक्स मेथड समझने के लिए मेरी लीनियर प्रोग्रामिंग में सिंप्लेक्स मेथड मैंने आपको बता रखा है, जो मेरे चैनल SKS ई क्लासेज में आप आसानी से पढ़ सकते हैं। आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा और उसी आधार पर आप गेम थ्योरी का कोई भी सवाल आसानी से सोल्व करके दिखा सकते हैं। मैं इससे अगले लेक्चर में m गुणा n खेल को एक एग्जाम्पल के द्वारा जो ये 8 स्टेप मैंने आपको बताए हैं उनके आधार पर
किस प्रकार से रेखीय प्रोग्रामिंग समस्या में हम इसको लिखेंगे, सिंप्लेक्स मॉडल उसका क्या बनेगा, और किस प्रकार से हम तालिका बनाएंगे, किस प्रकार से शुद्ध मूल्यांकन पंक्ति हम याद करेंगे, ये सब चीज़ें एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाऊंगा। तो आप मेरा अगला लेक्चर अवश्य सुनिए, ताकि ये 8 स्टेप जो आपने पढ़े हैं ये अच्छे तरीके से आपके समझ में आ जाएंगी। आपको ये लेक्चर अगर अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, वह अपने फ्रेंड्स में इसको आप अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। अगला लेक्चर आप निश्चित रूप से वॉच करिए, ताकि ये मेथड आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। आपने लेक्चर ध्यान से सुना, थैंक यू सो मच।